आ जाओ भाई। अब तक हम बात क्या कर चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्यों आवश्यक है, इसमें कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर चुके हैं और किस किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी तरह तरह के जो क्या जीव हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। कुछ लंग्स से, फेफड़ों से करते हैं, जिसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन सीखा हमने, स्किन से करने वाले क्यूटेनियस, ब्रंकियल हमने सीखा, गिल्स से करना, ट्रैकियल सीखा, ट्यूब से करना। उनके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे कौन कौन किससे रेस्पिरेशन कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे क्या। रेस्पिरेशन सिस्टम में यानी श्वसन तंत्र के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाह्य श्वसन, जो बाहर से श्वसन होता है। बाहर से श्वसन लेने वाला कौन सा है? ब्रीथिंग, श्वासन, सांस लेना, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज लंग्स, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान। बाह्य श्वसन कहते हैं, जैसे ये क्या है? बाह्य श्वसन है। और इसी प्रकार से क्या अंदर जाकर के जब क्या अंदर से वो भी बाह्य कहलाएगा, ठीक है। उसमें फेफड़ों के अंदर क्या हो जाना? फेफड़ों के अंदर क्या है? गैसों का एक्सचेंज हो जाना। फेफड़ों में से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाना और फेफड़ों के अंदर क्या? ऑक्सीजन चली जाना। ये क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। ये दोनों चीजें पूरी डिटेल में भी पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज यानी गैसों का स्थानांतरण, एक स्थान से गैस का दूसरे स्थान पर जाना, जैसे कि फेफड़ों से कोशिकाओं तक जाना और कोशिकाओं से फेफड़ों तक आना, जो ये क्रिया है ये कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में। इसमें हम 2 ही गैसेज पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसके बारे में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे और कैसे नहीं है। इससे आगे हमारे पास इसके साथ आता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन, यानी जो श्वसन अंदर जाकर के सेल के पास होता है, कोशिका के अंदर होता है, वो कहलाता है आंतरिक रेस्पिरेशन। आंतरिक रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल, यानी कोशिका में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, कैसे कोशिका के अंदर गैस एंटर करती है और कैसे कोशिका से गैस बाहर की तरफ आती है, ये चीज हम लोग वहां पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिका में श्वसन किस प्रकार से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला जो श्वसन है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन यानी एरोबिक, और नॉर्मल जो हमारे पास मसल्स वगैरह के बीच होने वाला है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है यानी अवायवीय श्वसन। इनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम का पूरा चार्ट आपके सामने बना दिया है। अभी तक ये है कि इनमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हमारे सामने है। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप लोग इमीडिएट क्या करें, इसे नोट कर ले फटाफट। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। इसमें 2 पार्ट थे, एक था ब्रीथिंग और एक था हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, यानी श्वसन और फेफड़ों में वायु या गैसों का आदान प्रदान होना। तो सबसे पहले श्वसन पढ़ते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो मैं पहले आपको नॉर्मल बताता हूं क्या होता है, यानी अंदर सांस लेकर के बाहर छोड़ देना, यह ब्रीथिंग या श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 2 क्रिया होती है, एक सांस को अंदर लेना, एक सांस को बाहर छोड़ना। तो ये दोनों के दोनों क्रिया किसके अंदर, दोनों के दोनों हमारे पास प्रोसेस किसके अंदर होते हैं? दोनों के दोनों हमारे पास प्रोसेस होते हैं किसके अंदर? हमारे पास है ब्रीथिंग, श्वसन के अंदर। यानी श्वसन के दौरान व्यक्ति 500 ml, लगभग 500 ml गैसेज या वायु क्या करता है? ग्रहण करता है। श्वसन के दौरान व्यक्ति लगभग क्या करता है? 500 ml वायु ग्रहण करते हैं। श्वसन के दौरान है जब वो क्या करता है? ब्रीथिंग करता है, 500 ml क्या ग्रहण करता है और 500 ml ही निष्कासित करता है। 500 ml ही निष्कासित करता है या फिर एग्जिट करता है। तो यानी ब्रीथिंग जो है उसके दौरान 500 ml गैस ली जाएगी। जैसे कैसे? वायु है टोटल चारों तरफ, जो भी गैस है ये जैसे मुंह से छोड़ो या नाक से छोड़ो, ठीक है। तो 500 ml क्या करता है इसके दौरान? गेन करता है, और 500 ml क्या करता है? व्यक्ति रिलीज करता है या एग्जिट करता है या बाहर निकालता है। तो ब्रीथिंग के दौरान कितने? 500 ml लेता है और इसे बोला जाता है ज्वारीय आयतन। और इसे क्या बोला जाता है इस 500 ml को? इसे एक तो बोलता है प्राण वायु, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? प्राण वायु भी बोला जाता है। प्राण वायु यानी ये वायु नहीं है तो हमारे प्राण कैसे बचेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है? प्राण वायु भी कहा जाता है। और इसे टाइडल वॉल्यूम भी कहा जाता है।
टाइडल वॉल्यूम यानी ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, अब ये ज्वारीय आयतन कैसे कह दिया सर इसको? तो आपने क्या है उसके अंदर पढ़ा होगा अपने पास ज्योग्राफी के अंदर, ज्वार भाटा, टाइड जो आते हैं ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आते हैं? ऐसे और फिर वापस चले जाना, यानी एकदम से तटों की तरफ तेज पानी ऊंचा आता है, फिर तटों से वापस नीचे निकल जाता है, फिर ऊंचा आता है, फिर निकल जाता है। तो ये हमारे पास ज्वार और भाटा, तटों के ऊपर आ जाना, ऊंचाई पे पानी आना ज्वार, नीचे चला जाना भाटा, तो वो किसे कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसी प्रकार देखो ना, अंदर चला जाना गैस, बाहर छूटना, अंदर चला जाना, बाहर छूटना, तो ये भी क्या है? एक टाइड की तरह ही काम कर रही है। तो इसलिए इसे क्या टाइडल वॉल्यूम भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे टाइडल वॉल्यूम कितना है तो 500 ml होता है, यानी ज्वारीय आयतन कितना पूछे तो 500 ml बताएंगे आप। और अगर आपसे पूछे प्राण वायु किसे कहते हैं, जो जीवन वायु हमारे पास है, जो लाइफ जो एयर है या हमारे पास जो, वो कितनी है? 500 ml। अब देखिए श्वासन के दौरान, नॉर्मल श्वासन के दौरान व्यक्ति पूरे दिन में लगभग 400 ml वाटर रिलीज कर देता है। किसके थ्रू? ब्रीथिंग के थ्रू। जिस प्रकार से हम बाहर निकालते हैं और सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए आप कभी भी चेक करना, जब आप इस प्रकार से सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको अपने हाथों पे थोड़ी नमी नजर आएगी। तो सांस बाहर निकलती है, जो बाहर की तरफ निकलती है तो उसके अंदर क्या है? पानी भी बाहर आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है? पानी की कुछ क्वांटिटी भी क्या होती है? बाहर आ जाती है, जो गले के आसपास, नाक के आसपास जो होती है, यहां तक इस हमारे पास क्या है लंग्स के पास है वाली फॉर्म में जो होती है, तो वो क्या है? पानी बाहर आता है। तो क्या है हमारे पास? ब्रीथिंग के दौरान, श्वासन के दौरान लगभग 400 ml, लगभग 400 ml पर डे वाटर, लगभग 400 ml पर डे वाटर क्या होता है? एग्जिट हो जाता है। वाटर क्या होता है? एग्जिट होता है, यानी बाहर निकलता है। यानी क्या होता है? बाहर निकलता है। अब ये किसके थ्रू निकलता है? ब्रीथिंग के द्वारा ही निकलता है, जब हम क्या करते हैं? सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। परंतु ध्यान रखिए, नॉर्मल केस की बात हो रही है। जैसे अगर हम बात करें, हम जैसे टीचर जो क्या दिन में लगभग 8-8 10-10 घंटे पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोग 1-1.5 लीटर बाहर फेंक देते हैं पानी। क्यों? ज्यादा बोल बोल के बोलते हैं, तब भी पानी निकलता है, कुछ स्पीड थूक के रूप में निकल जाता है, तो इस प्रकार से रिलीज हो जाता है। ठीक है, कुछ भाप के रूप में निकल जाता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो भाप निकलती है, उसमें भी थोड़ा आपको मॉइस्चर नजर आएगा माउथ से। तो इस प्रकार से क्या है, लगभग ये नॉर्मल केस की बात हो रही है। अब साधारण क्या है, सांस ले रहे हैं और आपको ज्यादा भौजा भाग दौड़े एक्सरसाइज का काम नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल बातें जितनी 10-15-20 मिनट आधा घंटा जिससे क्या बतलाना बतला लेते हैं, बाकी अपना काम कर देते हैं। तो लगभग क्या है, नॉर्मल 400 ml पर डे वाटर क्या एग्जिट करता है थ्रू किसके? ब्रीथिंग के दौरान या ब्रीथिंग से होता है। अब ब्रीथिंग क्या है हमारे पास, ये फर्दर दो पार्ट में है। एक होती है इंस्पिरेशन, यानी वायु को अंदर ले जाना, वायु को अंदर ले जाना। एक होती है एक्सप्रेशन, यानी वायु को बाहर छोड़ना, वायु को बाहर छोड़ना। ये दोनों क्रियाएं होती है हमारे पास किसमें? ब्रीथिंग में। श्वासन कंप्लीट किसे कहते हैं? श्वासन एक साइकिल है, उसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों होती है। अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन, यानी क्या, ग्रहण भी करना और बाहर भी छोड़ना, ये क्या है, दोनों क्रियाएं होती है इसके अंदर। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। इसमें वायु को अंदर लेके जाया जाता है और एक्सप्रेशन में वायु को क्या है, बाहर छोड़ा जाता है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। अब देखो, ब्रीथिंग के दौरान ये कई बार ये पूछता है, अगर आप क्या करते हैं किसी एग्जाम में क्या थोड़ा डिटेल में पूछना होता है, तो वो क्या पूछता है कि जिस दौरान इंस्पिरेशन होता है उस दौरान डायफ्राम की क्या सिचुएशन होती है। डायफ्राम, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो डायफ्राम में क्या था, ये डायफ्राम इस प्रकार से नीचे लगा हुआ था। डायफ्राम क्या था, इस प्रकार से नीचे लगा हुआ था। अब वो नीचे लगा हुआ था तो डायफ्राम, तो वो क्या होता है, उसके अंदर तनाव भी आता है। अब देखिए क्या होता है, जिस दौरान हम क्या करते हैं, सांस खींचते हैं, तो सांस खींचते हैं, देखो हमारे पास फेफड़े फूल चुके हैं, यानी लंग्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। लंग्स का डायमीटर, फेफड़ों का जो डायमीटर है या जो व्यास है क्या है, बढ़ जाता है। पसलियां
ऊपर उठ जाती है, अपने वास्तविक स्थान से क्या है, एक्चुअल पोजीशन से क्या ऊपर उठ जाती है, और डायफ्राम नीचे की तरफ चलाता है। डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ चलाता है, डायफ्राम नीचे की तरफ चलाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी हमारे पास वायु को ग्रहण करते समय होता क्या है, इसको रटना नहीं है, लिखने से पहले आप एक बार करके देख लेना क्या क्या सिचुएशन हुई है। मैं आपको समझा देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं इस समय। देखो क्या हुआ है, फेफड़ों का आकार बढ़ चुका है, यानी डायमीटर ऑफ लंग्स इंक्रीज हो चुका है। जो हमारे पास क्या है, पसलियां हैं, वो क्या है, अपने एक्चुअल रिब्स, जो पसलियां क्या, रिब्स जो है वो अपने वास्तविक पोजीशन से क्या ऊपर उठ चुकी है, रिब्स यहां चुकी है, और डायफ्राम डाउन नीचे की तरफ जा चुका है, और उसमें तनाव आ चुका है। क्या है, स्ट्रेस के साथ में क्या है, नीचे के डायरेक्शन में जा चुका है। डायफ्राम नीचे खिंच चुका है, पसलियां ऊपर आ चुकी है, और क्या है, फेफड़े बड़े हो चुके हैं, उनमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ चुका है। तो यह कहलाता है इंस्पिरेशन। ये इसमें लिखना है आपको, इंस्पिरेशन में करके देख लेना खुद। अब एक्सपिरेशन, वायु का बाहर छोड़ना यानी निष्कासित करना, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, फेफड़े और पसलियां अपने वास्तविक स्थान पर, फेफड़े, पसलियां और डायफ्राम, फेफड़े, पसलियां और डायफ्राम अपने वास्तविक स्थान पर आ जाते हैं। और फिर से बताता हूं, इसमें क्या होता है, हमारे पास लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। कहां पर है, वास्तविक स्थान पर आ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन, वायु को बाहर छोड़ना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन, वायु को बाहर छोड़ना। यहां तक बात क्लियर हुई। एक बार स्पीड से क्या, इतनी चीज को नोट कर लो, और अभी से ब्रीथिंग में इनकी हम रेशो वगैरह पढ़ने वाले हैं, वो अभी बढ़ाता हूं। फटाफट पहले इतना सा नोट कर लो इन पॉइंट्स को। चलिए आगे हम बात करते हैं। ब्रीथिंग के अंदर ये अपने पास यही कंटिन्यू चल रहा है। श्वासन के दौरान ग्रहण की गई और निष्कासित की गई गैसों का प्रतिशत, यानी ड्यूरिंग ब्रीथिंग कितनी गैसेस को गेन कर, क्या परसेंटेज गेन किया जाता है, क्या कौन से किसका कितना परसेंटेज रिलीज किया जाता है, एग्जिट किया जाता है, वो देखने हैं। इंस्पिरेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, इंस्पिरेशन क्या है हमारे पास, एक्सपिरेशन क्या, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब मेनली 3 गैसों की बात की जाती है, ये दिखाने के लिए होती है सिर्फ कि नाइट्रोजन 78% क्या होती है, ये अंदर व्यक्ति अपने साथ में, ये तो हमारे पास वायु में है, ये इतनी लेके जाता है, इतनी बाहर ले आता है, ब्लड में इसको मिक्स होने का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये ब्लड में मिक्स नहीं हो रही है। अब क्या है, ऑक्सीजन, जब हम लेते हैं सांस, इसमें 78% नाइट्रोजन थी, 21% ऑक्सीजन थी, 0.03% इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। अगर दिल्ली वगैरह जैसे सिटी में, पॉल्यूटेड सिटी, मुंबई जैसा मेरे, तो 0.5%, 0.05% भी हो सकती है, पर तो क्या है, डाटा यही ले रहे हैं अब तक, ठीक है, इतनी थी। जब व्यक्ति ने क्या सांस बाहर छोड़ी तो 17% उसके अंदर क्या, जब बाहर छोड़ी, बाहर आई, वही गैस एक्सपिरेट हुई, यानी वही हमारे पास 500 ml बाहर आई, तो उसमें 17% क्या थी, ऑक्सीजन, 4% क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, गैसों का आदान प्रदान हुआ है, लेन देन हुआ है, कहां पे, लंग्स में। फेफड़ों में कुछ गैस देखो क्या है, 21% हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेके गए थे, और लेकर के आए 17%, यानी 4% ऑक्सीजन को हम क्या कर चुके हैं, लंग्स के द्वारा ब्लड को दे आए हैं हम लोग, लंग्स के थ्रू। लंग्स क्या है, ब्लड को क्या प्रोवाइड कर दिए हमने, कितना परसेंट, 4%। किसके थ्रू, ये हमारे पास लंग्स के थ्रू, फेफड़ों के द्वारा हमने क्या है, ब्लड को अंदर मिक्स कर दी। और वहीं अगर देखा जाए तो लगभग यहां क्या है, हम लोग 3.97%, यानी लगभग अपने पास क्या है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले आ चुके हैं। कम लेके गए थे और ज्यादा लेकर के आ चुके हैं, यानी फेफड़ों के द्वारा ब्लड से अब क्या वो बाहर आ चुकी है, 4%। तो यहां से एक बात क्लियर होती है, यहां से एक बात स्पष्ट होती है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कहने की बात है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग व्यक्ति क्या करता है, 4% ऑक्सीजन गेन करता है, और 4% उसके प्लेस पर अप्रोक्सीमेट 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, छोड़ता है। ये जितनी लेगा उतनी ही छोड़ेगा, इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ये जितनी लेता है उतनी ही छोड़ता है, क्योंकि 500 ml अंदर गई है और 500 ml ही वो क्या है, बाहर की तरफ आएगी, यहां तक, वहां से गैसेस वगैरह मिल करके, तो बाहर तो उतनी ही छोड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर से बता देता हूं, इंस्पिरेशन यानी श्वासन लेने के दौरान, ये बाहर छोड़ने के दौरान व्यक्ति 78% नाइट्रोजन लेके गया था, 21% ऑक्सीजन थी, 3% कार्बन डाइऑक्साइड थी, और छोड़ने पे 78% नाइट्रोजन ही थी, परंतु ऑक्सीजन क्या
17% थी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी 4%। तो अगर देखा जाए इनकी कैलकुलेशन की गई तो हमने 21% लेकर के 17% छोड़ दिया, तो लगभग 4% ऑक्सीजन गेन की है, यानी ब्लड में मिक्स हुई है। और वहीं पे क्या है, लगभग 1% से कम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गए थे, 4% बाहर लेकर के आए हैं, तो लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वहां से हम क्या है अंदर से लेकर के आए हैं। तो क्या है, ब्रीथिंग के दौरान, श्वासन के दौरान व्यक्ति क्या करता है, 4% ऑक्सीजन गेन करता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। अब देखो हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम के अंदर देखा था इस प्रकार से, हमने एक देखा था ट्रैकिया, ये वाले ट्रैकिया यानी ये श्वसन पाइप थी, और यहां हमने फेफड़े देखे थे, मैं रफली बना रहा हूं वैसे, तो यहां हमने ब्रोंकियस वगैरह देखे थे, ठीक है, श्वास नली वगैरह देखी, ब्रोंकियस वगैरह देखी थी। तो जो 500 ml, जो टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml वो अंदर लेकर के जाता है, उस 500 ml में से 150 ml, लगभग 150 ml तो किस में रहती है, ट्रैकिया में रह जाती है। लगभग क्या 150 ml किस में रहती है, ट्रैकिया के अंदर। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो 500 ml 500 ml जो गैस इन की गई थी, जो टेक की गई थी, ली गई थी, उसमें से क्या है 150 ml, लगभग 150 ml क्या है, किस में रहती है, ट्रैकिया में, किसमें, ट्रैकिया के अंदर रह जाती है, यानी जो हमने श्वास पाइप जो सुनी थी उसके अंदर। और 350 ml, लगभग 350 ml किस में जाती है, आगे ब्रोंकियोस वगैरह में या लंग्स के अंदर चली जाती है, किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर चली जाती है, और वही वो वहां पर क्या एक्सचेंज होने का काम करती है। और जब इसको छोड़ते हैं तो बाहर फेंकने पे वापस वही हमारे पास क्या है 500 ml वापस आ जाती है ट्रैकिया वाली। तो कहने का मतलब है ब्रीथिंग में हमने क्या पढ़ा कि ब्रीथिंग में देखो भाई हमारे पास क्या है, सांस को लेना और छोड़ना दोनों हमारे पास क्रिया है। ये कॉमन क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग यानी श्वासन कहलाती है। इस दौरान व्यक्ति 500 ml वायु को ग्रहण करता है और 500 ml को ही छोड़ता है, जिसमें से क्या है 150 ml किस में रह जाती है, ट्रैकिया के अंदर रह जाती है, और बाकी बची हुई जो 350 ml है फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोज में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो ब्रोंकियोज पढ़े थे हमने उनके अंदर चली जाती है। अंदर इसके अंदर पार्ट पढ़े थे इस प्रकार से, पाइपें सी पड़ी थी आगे जाने वाली, ठीक है, एल्वियोली कुप्पिकाएं जो पड़ी थी, तो उनके अंदर वो क्या है चली जाती है। और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि जिस दौरान इंस्पिरेशन करता है, जिस दौरान बाहर सांस छोड़ता है, उस दौरान क्या है, पसलियां ऊपर आ जाती है एक्चुअल साइज से, डायफ्राम नीचे चला जाता है, और क्या है लंग्स का आकार बड़ा हो जाता है या डायमीटर बड़ा होता है, व्यास बढ़ जाता है। बाहर छोड़ने पे पसलियां, डायफ्राम और लंग्स सभी अपने आकार स्थिति के अंदर वापस वहीं आ जाते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग के दौरान व्यक्ति लगभग 400 ml, पूरे दिन में लगभग 400 ml श्वासन के दौरान पानी क्या एग्जिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि श्वासन के दौरान ग्रहण की गई, निष्कासित की गई गैसों के प्रतिशत तो हमारे सामने है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कितना कितना परसेंट है। तो यहां पे आपने एक पॉइंट लिखना है, नोट लिख के लिखना है, NOT नोट। इसके बाद नोट लिखना है, इतना नोट करने के बाद नोट लिखना है, और नोट में क्या लिखेंगे कि इससे हमने पाया, तो इससे हमें क्या है, एक डाटा क्या है गेन करते हैं हम लोग, प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं कि 4 क्या ह्यूमन है ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कि ह्यूमन है श्वासन के दौरान 4% ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ब्लड में मिक्स कर लेता है, और उसके जगह पे अप्रोक्सीमेट 4% कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये लंग्स, ये फेफड़ों में होती है। नोट में क्या लिखेंगे, श्वासन के दौरान व्यक्ति 4% ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और लगभग 4% उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देता है। और यह क्रिया किसके बीच हो रही है, यह क्रिया किसके अंदर होती है, यह क्रिया हो रही है फेफड़ों के अंदर। तो आप इसे क्या करें, फटाफट नोट कर ले, मैं साइड में हट रहा हूं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अब हम पढ़ना शुरू तो करेंगे बी पार्ट, परंतु जो आगे जितना ही बचा ना रेस्पिरेशन में, सबका एक ही कॉमन डायग्राम है ये आगे। तो इस डायग्राम को बड़े ध्यान से साथ के साथ बनाते रहो, फिर उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिर जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन हमारे पास इन द सेल, ये तीनों चीजें इसमें है। इसके अंदर हम 3 चीज सीखेंगे, पर तो अभी कोई हेडिंग नहीं डालनी है, इसमें हम 3 चीज सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स, फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान। दूसरा सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और तीसरा हम इसी के अंदर सीखेंगे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सेल, यानी कोशिका के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होना। 3 चीजें सीखेंगे इसमें, पर तो डायग्राम को साथ के साथ बना लें। ये है एल्वियोली,
यानी कुपिका, जो हमने पढ़ा था फेफड़ों में देखा था कुपिका को बड़े ध्यान से, और मैंने बोला ठीक है आगे आएगा ये देखना। ये है वो एल्वियोली, ये है अपने पास पाइप्स, ये है सेल, कोई भी हमारे पास कोशिका है, ये कोई भी ये क्या है कोशिका सेल। अब हुआ क्या, अब इस बंदे ने क्या सांस ली तो अंदर आई हमारे पास गैसेस 500 ml में से 350 ml आ चुकी है, ml से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें मात्रा किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की। अगर किसी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, हाई। तो जैसे ही यहां पे ऑक्सीजन ने पूरी गैसेस ने एंट्री मारी तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग 104 mmHg था। mmHg वही हमारे पास मिलीमीटर जो पारे में मापते हैं, 104 mmHg था। और उसी के अंदर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 40 mmHg था। कितना, 40 mmHg था। ठीक है, अब यहां क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन का प्रेशर, जो ये पाइप जा रही है ना, ये इस पाइप के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है हमारे पास PO2 है 95 mmHg, 95 mmHg। यानी ये है हमारे पास, जो मैंने ये सर्कल से करके बना रखे ना, ये है कैपिलरीज। ये क्या हमारे पास केशिका है, जो यहां नहीं लिखूंगा यार, यहां तो गंदा सा लगेगा। ये क्या केशिका है, समझ लेना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कैपिलरी है। अब हुआ क्या, कैपिलरी का काम क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल कितने समय से पड़ते आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, गैसेस वगैरह अंदर और बाहर आ जा सकती है उसके अंदर, और लिम्फोसाइट और जल वगैरह अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये तो पढ़ा है हमने, कितने चैप्टर से पढ़ते आ रही है बात है। ठीक है, अब अपने पास ये क्या है, अब देखिए इसके अंदर प्रेशर है 104 mmHg ऑक्सीजन का, और यहां प्रेशर है कम 95। तो बताओ ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कोई भी गैस है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर आती है, हाई टू लो। बाहर जो एल्वियोली है इसमें तो 104 है और इसमें 95 है, तो होगा क्या, इसके अंदर एंट्री मार जाएगी। इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन एंट्री मार जाएगी। एंट्री मार गई इसके अंदर, ऑक्सीजन मार गई इसके अंदर एंट्री। ठीक है, अब इसके अंदर जब वो एंट्री मार चुकी है ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहां से ये ऑक्सीजन जा रही है, किसके साथ जा रही है, आरबीसी के साथ जा रही है। आरबीसी में भी किसमें, अधिकतर आरबीसी के साथ जा रही है, और वो भी क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्डिंग बना करके। तो ऑक्सीजन यहां से क्या ये जा रही है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बाकी क्या है यहां से ऑक्सीजन ही जा रही है, अधिकतर है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। अब हुआ क्या, ये यहां से गई, अब आ गई अपनी ये सेल। सेल के अंदर क्या पड़ा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पड़ा रहता है, ग्लूकोज। हमने पहले चैप्टर में ही बात की थी और अभी बताता हूं। जो हमने क्या है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाए थे ना, स्टार्च वगैरह पचाया था, माल्टोज वगैरह, उन सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां ग्लूकोज पड़ा हुआ है C6H12O6, ग्लूकोज पड़ा हुआ है पहले से, समझते रहना ध्यान से, पहले कुछ मत लिखो, समझते रहना, ग्लूकोज में पड़ा हुआ है। और जो ये सेल है ना, इसके अंदर जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 mmHg है। तो ये बताओ मुझे, अगर यहां से 95 आ रही है, ऑक्सीजन 95 आ रही है, इसमें से जाएगी नहीं, आर्टरी और वेन में से तो निकलती नहीं है, जाएगी कहां से, कैपिलरीज या केशिका में से निकलेगी, क्योंकि वो अर्धपरागम्य में है, क्या है वो सेमी परमिएबल है। अब देखो यहां है 95 इस पाइप के अंदर आ रहा है और बाहर है 40, तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी अंदर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, कहां जाएगी, बाहर। 95 से 40 की तरफ जाएगी, तो ऑक्सीजन यहां से निकल करके बॉन्डिंग बना लेगी, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, बॉन्डिंग बना लेंगे इसके साथ। अब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बना ली, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और क्या है 36 ATP, और किसमें, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो जो ऑक्सीजन थी वो क्या ऑक्सीजन बची नहीं, ऑक्सीजन क्या कार्बन, इसमें हमारे पास ग्लूकोज के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दी और जल बना दिया और ऊर्जा बना दी। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो ऑक्सीजन थी वो तो यूज हो गई, तो ऑक्सीजन क्या है फिर भी कितनी रहेगी, 40 mmHg। तो बढ़ क्या गई यहां पर, ऑक्सीजन के आने से क्या इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहां पर प्रेशर होता है PCO2 वो लग होता है 45 टू 46 टू 48 या 45 टू 48 mmHg होता है। 45 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह आपको क्या है ये सही से नहीं लिखा मिलेगा, 45 मिलेगा, वो थोड़ी सी लॉजिकली बात गलत होगी वो, इसलिए ठीक है। 45 से 48 mmHg होता है। और जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी ना, तो देखो कितना है 40 mmHg है, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा प्रेशर, लगभग 40, यहां तक कितना होगा, कम होगा 45 के करीबन, यहां तक कितना होगा, लगभग कम होगा, कितना होगा, यहां तक 40 के करीबन होगा, कितना होगा 40 के करीबन। तो अब ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंट्री मार जाएगी या नहीं मार जाएगी,
यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा वो लगभग क्या होगा 40 होगा इसके अंदर, और बाहर 45 से 48 है। तो ये बताओ इसके अंदर एंट्री मार जाएगी नहीं मार जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो कम थी, परंतु जैसे ही क्या ऑक्सीजन मिली तो यहाँ फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, इनका लेवल बराबर हो जाएगा। इनका लेवल कितना हो जाएगा बराबर? 45। तो यहां से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड वापिस चली जाएगी, यहां से क्या एंट्री मारेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के भी कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, बाकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल क्या है यहां से जा रहे हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो जा रहे हैं, तो पहले 40 था, ये 45 था, इसमें एंट्री मारी, तो यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है PCO2 है वो 45 mmHg हो गया। कितना हो गया? 45 हो गया। यहां भी कितना हो गया? PCO2 कितना हो गया? 45 mmHg हो गया, यानी 45 हो गया। अब ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है 45, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, यहां कितनी है 40, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, यानी ऑक्सीजन ने एंट्री मार ली है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चुकी है। ऑक्सीजन ने एंट्री मार ली और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर निकल चुकी है। फिर से रिपीट करता हूं पूरे प्रोसेस को, ठीक है। पूरे प्रोसेस में ये क्या है? एल्वियोली है, कुपिका है, जिसके अंदर क्या है? जैसे सांस ली तो ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। और यहां देखा तो इसके अंदर जो हमारे पास कैपिलरी जो केशिका थी, इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, इसमें क्या ब्लड है? ये क्या ब्लड है? ब्लड के साथ ही तो बह के जाएगी, ये ब्लड के साथ ही तो मिक्स होके जाएगी। तो जो यहां ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहां प्रेशर कितना है? 95 है। यहां प्रेशर कितना है? 95, बाहर है 104, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एंट्री मार जाएगी। जैसे ही ब्लड इसके अंदर एंट्री मारेगा, जैसे ही क्या है ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री मारेगी, ड्यू टू टेम्परेचर, यहां क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर के कारण होगा क्या? लो टेम्परेचर के कारण है जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ में जो हीमोग्लोबिन है, इसके साथ में क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन बॉन्डिंग बना लेगी, किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाहर आना जाना, यहां कोई नजदीक जगह कोई जहां जलन फैलने वाला काम नहीं होता। कहने का मतलब यहां पर कोई ब्रेक डाउन वाला तोड़ फोड़ का काम नहीं होता है। तो ये क्या हमारे पास है? अंदर जाना। तो इससे क्या है? ऑक्सीजन आ गई अंदर। ऑक्सीजन किसके साथ आ गई? आरबीसी के साथ। और डिटेल में पूछे तो हीमोग्लोबिन के साथ। कैसे? बॉन्डिंग बना करके। क्यों? लो टेम्परेचर में बनाई जी। ये यहां से गया, यहां से ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन का प्रेशर 95 है। यहां ऑक्सीजन गई तो यहां कैपिलरीज में देखा ऑक्सीजन का 95 था, और सेल जो कोशिका थी उसके अंदर 40 था। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंट्री मार जाएगी यहां ग्लूकोज के साथ में। अब देखो यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यहां, तो जब हाई टेम्परेचर होता है ना तो बॉन्डिंग टूट जाती है। किसकी? आसानी से टूट जाती है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। टेम्परेचर ज्यादा था तो क्या है? बॉन्डिंग टूट गई। बॉन्डिंग टूट गई तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर गया, 95 से 40 चला गया, और यहां इसमें ग्लूकोज के साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। यहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जब क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग बना लेती है। किसके साथ है? हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग बना लेती है। प्लाज्मा के साथ भी मिक्स हो जाती है वो, ठीक है। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड का 40 प्रेशर है और यहां 45 है, तो एंट्री मारी अंदर, और यहां एंट्री मार के प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया कितना? 45। ये यहां से आया, यहां 45 था इसके अंदर प्रेशर, यहां बाहर 40 था, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। तो इसके अंदर 3 चीज हो चुकी है अपनी। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। फेफड़ों, एल्वियोली किसका पार्ट है? फेफड़े का पार्ट है। इसके अंदर एक्सचेंज हो रही है नहीं, और O2 और CO2 किसके कारण है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड लो टेम्परेचर, कम तापमान और क्या है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कम ज्यादा की वजह से एक्सचेंज होगी। ट्रांसपोर्टेशन हो रही है O2 और आ रही है CO2। ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या? O2 हो गया, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 हो गया। अब हमने यहां पे पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सेल। यहां हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सेल, यानी हमारे पास क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीजन अंदर एंट्री मार रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर आ रही है। क्या है? ड्यू टू हमारे पास है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डिंग बना लेती है और ऑक्सीजन बॉन्डिंग टूट जाती है, और फिर वहां से उठ करके आएगी। तो पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या है? ये यहां एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मत लिखना, ये पहले इस डायग्राम को अकेला नॉर्मल बनाना, और इसी डायग्राम को तोड़ तोड़ के हम बात करेंगे। तो यहां आपने क्या बनाना? इसको बनाने के बाद ये करना है, ये हमारे पास क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स।
यानी फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान का काम कर रहा है। ये पार्ट क्या कर रहा है हमारे पास है, यहां से लेके यहां तक वाला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों को क्या है, ट्रांसपोर्ट स्थानांतर करने का काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट हमारे पास, इस वाले पार्ट को आप क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल, कोशिका के अंदर है हमारे पास गैसों का आदान प्रदान है। तो तीनों पार्ट हमारे पास एक ही डायग्राम में हो चुके हैं। उन तीनों पार्ट को हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पर तो ये डायग्राम उससे पहले आप नोट कर लें, क्योंकि मुझे डायग्राम रफ करना पड़ेगा। अब मैं आपको दोबारा से, ये सिर्फ इसकी क्या है, मैंने आपको पूरा पूरा प्रोसेस बता दिया है। ये आपको पीपीटी के अंदर जो मैंने बात बताई पूरी पूरी आपको लिखी मिल जाएगी। हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में, और ये एक्सप्लेन जो फिर से मैं कह देता हूं, फिर बता देता हूं कैसे हुआ, ताकि फिर ये कि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर आपको डायरेक्ट क्या है, पीपीटी में पढ़ लेना, नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम बना लेना। ये है फेफड़े, हमने पढ़े थे, फेफड़े के अंदर एक एल्वियोली पार्ट पढ़ा था। जैसे ही व्यक्ति ने सांस ली, ऑक्सीजन ज्यादा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ऑक्सीजन जैसी एल्वियोली के अंदर गई तो इसका प्रेशर था, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। ये यहां पर क्या होती है, धमनियां और सिरा को, ये हमारे पास ऊपर से जो जा रही है, ये आर्टरी, ये क्या है, आर्टरी यानी धमनी है, और ये क्या है, वेन, ये है सिरा, ये क्या है, वेन, ये क्या है, सिरा। तो इसमें क्या होता है, ये यहां पे आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, याद करो, कुछ बात आई तो याद, आपको किससे जोड़ते हैं हम लोग, आर्टरी और वेन को जोड़ा जाता है किससे, कैपिलरीज से। किससे, कैपिलरीज से, किससे, केशिका से। ये जोड़ने का काम कर रही है। और केशिका कैसी होती है, सेमी परमिएबल, अर्धपरागम्य। अब बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और अंदर इसमें कैपिलरी में कम है, तो क्या ऑक्सीजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर एंट्री मार जाएगी, और जैसे अंदर एंट्री मारेगी, इधर 95 है, उधर 104 है, तो ये क्या यहाँ पे एंट्री मार गई, अंदर एंट्री मार गई। तो यहां क्या है, प्रेशर क्या, लो प्रेशर है, सॉरी टेम्परेचर क्या है हमारे पास, लो टेम्परेचर है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बॉन्डिंग बना लेगी, तो उसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उससे क्या बोलता है, जब क्या होती है, हीमोग्लोबिन प्लस में O2 मिल जाते हैं, तो HbO2 जो बनता है उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां क्या होगा, अपने पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यहां क्या होगा हमारे पास है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन किसके साथ बन गई, आरबीसी में किसके साथ में बन गई है, आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बना ली है, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, और बन क्या गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ये लगभग क्या 98% तक ले जाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में लिखेंगे हम लोग, समझाऊंगा अभी। फिर यहां से क्या, प्रेशर इसका 95 था, यानी यहां से गया, और ये है कि अगर यहां आप 90 माने हो, थोड़ा बहुत बढ़ेगा इसमें, क्यों, प्रेशर का डिफरेंस वहां ज्यादा था। अब यहां गया तो यहां एक तो टेम्परेचर ज्यादा था, क्यों था, क्योंकि बर्निंग वर्क हो रहा था, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, विखंडन हो रहा है, तोड़ने का काम हो रहा है। कैसे हो रही है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिल मिलकर टूट रहा है, वहां पे सेल में तो गर्मी होगी ऑलरेडी है, क्योंकि वहां तो ऊर्जा जनरेट हो रही है। देखो क्या ऊर्जा जनरेट हो रही है, तो जहां एनर्जी या ऊर्जा होगी वहां होगा क्या, वहां तो भाई उष्मा तो होगी, हमें पता है कि वहां हीट होगी, तो हीट की वजह से टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब यहां पर क्या HbO2 बना हुआ था, तो HbO2 को यहां मिला, टेम्परेचर मिला ज्यादा, तो दोनों टूट गए, दोनों क्या हो गए, टूट गए। हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। अब ऑक्सीजन आ रही है हाई प्रेशर से, और इसके अंदर पहले से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 40, यहां है 95, तो ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, बाहर मार जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएगी। अब क्या है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन की और बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा बनाई और जल बनाया, तो ऑक्सीजन तो खत्म होगी, टेम्परेचर वो प्रेशर तो वही रहेगा, बढ़ क्या गई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 45 से 48, अंदर कितनी है, कम है, तो क्या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर की तरफ एंट्री मार जाएगी। अब ब्लड में है क्या, हीमोग्लोबिन भी है, यहां पर हीमोग्लोबिन है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह इन सब के साथ जुड़ेगी, परंतु मैं एक हीमोग्लोबिन को लेकर चल रहा हूं, और बातें भी करें आगे। तो अब क्या यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में क्या है, एंट्री मार गई, और हीमोग्लोबिन के साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर के क्या बना दिया, HbCO2 बना दिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और क्यों, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, किसकी प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में बन गया। अब ये क्या, बंद करके यहां आ गई, इसका प्रेशर कितना है, 45,
ये यहाँ पे बन के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे प्रेशर कितना है 45, बाहर कितना है 40, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। इसको नोट कर लें, साफ साफ नोट कर लें समझ करके। समझ नहीं आया है या मैंने ज्यादा गंदा कर दिया है तो डायग्राम को क्या करें, वापस ले जाएं फ्लैशबैक में, ठीक है, पीछे ले जाएं वीडियो को 10-15 मिनट जो भी है, वहां जाकर के साफ साफ डायग्राम को उतारिए। उसके बाद में इन चीजों को क्या यहाँ नीचे स्टेप टू स्टेप लिखिए। मेरा काम यहाँ समझाना था इसीलिए, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, स्पीड से करो। चलो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। दूसरा पॉइंट अपने पास देखो, हमने पहले ब्रीथिंग कर लिया था, पहले ब्रीथिंग हो गया अपना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स बता दिया, उसकी थ्योरी पीपीटी में देख लेना, नीचे पीपीटी में मिल गई होगी आपको या मिल जाएगी, उसमें देख लेना, पूरी डिटेल में थ्योरी लिखी, जो मैंने बोला वो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, पहले समझा करो। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज रह गया। उसके बाद अपने पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में मेनली दो ही गैसों का ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लोग, एक तो करेंगे ऑक्सीजन का और एक करेंगे CO2 का। एक कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाएगा और एक किसका किया जाएगा, ऑक्सीजन का किया जाएगा। तो देखो जो ऑक्सीजन होती है उसका 97 to 98% ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू RBC या RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से। किसके थ्रू RBC के द्वारा। किसमें, RBC में भी क्या प्रेजेंट जो है, क्या है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। कैसे, अब मैं जो वहां बताई थी वो रिएक्शन यहां दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। RBC में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन है और क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर इन लंग्स, लो टेम्परेचर इन लंग्स या एल्वियोली में लो टेम्परेचर की वजह से ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं और बन के आ जाते हैं HBO2। इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसके रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। कई बार इस नाम से ही पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास है ऑक्सीजन है किस रूप में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन फॉर्म में। कितना परसेंट, 97 to 98%। किसके द्वारा, किसके साथ बॉन्डिंग बना के, हीमोग्लोबिन के साथ। किस में प्रेजेंट है वो, RBC में। कैसे बनाएगी, लो टेम्परेचर इन लंग्स की प्रेजेंस में। जो हमारे पास बचा 2 से 3%, जो 2 से 3% बचा, ये जाता है प्लाज्मा में घुल के। प्लाज्मा जो हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा, ये जाती है प्लाज्मा मिक्स विद प्लाज्मा, 2 to 3% मिक्स विद प्लाज्मा। किस में मिक्स होकर के जाती है, प्लाज्मा में। तो इतना ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो कौन करता है, RBC करता है, यानी RBC में पड़ा हुआ हीमोग्लोबिन करता है। और वहीं बाकी बचा हुआ 2 से 3% कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और किस फॉर्म में जाती है, फॉर्म भी पूछता है कई बार, किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब अपने पास आया CO2। CO2 एक फॉर्म में नहीं जाता भाई। CO2 क्या है, एक रूप में नहीं जाता। मैं CO2 यहां लिख लेता हूं। CO2 मेनली क्या है, 3 चीजों से जाता है, 3 रूप में जाता है। एक कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और एक जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में। एक जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में, 3 रूप में जाता है। कार्बोनिक एसिड के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और बाइकार्बोनेट के रूप में। 3 रूपों में हमारे पास क्या है, यहां पे CO2 एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इन 3 रूपों में जाती है। अब देखा जाए इन 3 रूपों में हमारे पास क्या है, तो अगर हम देखें, इस जो कार्बोनिक एसिड के रूप में जाती है वो 5 से 8% जाती है। 5 से 8% कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है। कैसे, ये हमारे पास जल में घुल करके, कार्बोनिक एसिड किसे बोलते हैं, जब जल के साथ में CO2 घुलती है तो क्या बनाती है, जल के साथ CO2 घुल के बनाती है H2CO3। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड ही तो बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एसिड ही तो बोला जाता है।
तो 5 से 8% CO2 का जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में होता है, यानी किस रूप में, H2CO3 के रूप में। और किसके साथ ये मिक्स होकर जाती है, जल के साथ मिक्स होकर के जाती है, जल के साथ। और जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। और कितना परसेंट जाती है, 5 से 8% जाती है। और किस रूप में जाती है, कार्बोनिक एसिड के रूप में जाती है। बात क्लियर हुई। अब क्या 20 से 25% लगभग 20 से 25% जो क्या जाती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग बना के जाती है। 20 से 25% किस रूप में जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्डिंग बनाती है इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और किसके अंदर है, इन सेल, किसके अंदर है, कोशिका के अंदर। और बन क्या जाएगा, HbCO2। दिख नहीं रहा क्या, देखना यहां दिख रहा होगा HbCO2, मैंने HbCO2 लिखा है। तो ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। ये क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। इसके साथ कितना परसेंट जाती है, 20 से 25% ट्रेवल होती है। किस रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके साथ है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के। किस पोजीशन पे, हाई टेम्परेचर, किस में, सेल के अंदर। कितना परसेंट है, 20 से 25% है। अब कार्बोनेट की फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाइकार्बोनेट रूप में जाती है। कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ। 70% जो क्या होती है, ऑक्सीजन ट्रेवल करती है बाइकार्बोनेट के रूप में। वो भी कैसे, उसमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स होकर के। फिर बताता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। ऑक्सीजन का अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन में मिक्स होकर के जाता है। 2 से 3% प्लाज्मा में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेनली 3 चीजों में या 3 रूपों में जाती है। कौन से, कार्बोनिक एसिड के रूप में 5 से 8%, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%, बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70%। कितना, लगभग 70%। इन सब का सम करेंगे लगभग सो ही आएगा। कहीं ये मैच करते रहे, ये वाला ये क्या है जी, कम ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेंज होती है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड में कैसे, यानी जल के साथ घुल करके। कार्बोनिक एसिड कैसे, जल के साथ में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना करके जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कैसे, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर में और किसमें, कोशिका में बॉन्डिंग बनाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। और बाइकार्बोनेट में 70% जाती है। तो इसको फटाफट नोट कर लें। ये अपने पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस था।